तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि अभी राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही चर्चा में आया है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई फिलहाल में होने वाली है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके अलावा चर्चा करेंगे हम इंडेक्स के बारे में। 2024 के जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स आए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि भारत त्योहारों का देश है तो कुछ भारत के त्यौहार चर्चित हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जल जीवन मिशन की हम चर्चा करेंगे जो कि 2019 में शुरू हुआ था, केंद्र सरकार का एक पहल, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आज 12 अप्रैल को है। 12 अप्रैल 2024 का दिन है आज। तो शुरू करते हैं, क्या है ईवीएम और वीवीपैट का विवाद जो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये ईवीएम होती क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसके द्वारा हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। जब भी चुनाव होते हैं, लोकसभा के हो, निकाय चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, तो हम जब अपने मत का प्रयोग करने जाते हैं तो हमें अब वर्तमान की स्थिति में सभी लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं अधिकांशतः लोगों ने वोट डाले ही होंगे, तो वो जानते होंगे कि ईवीएम मशीन क्या होती है। और इसके अलावा वीवीपैट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ ये जो जुड़ा हुआ डिवाइस है, इसको हम वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल कहते हैं, ठीक है, जिसको वीवीपैट कहते हैं, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इससे क्या होता है कि इसमें जो जैसे हमने वोट डाला, एक उदाहरण के तौर पे अधिकांशतः सब लोगों ने वोट डाल ही लिया होगा मेरे हिसाब से, तो सब कोई जानता होगा, लेकिन जो नहीं जानते उसको थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि जैसे हम मान लीजिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो हमने पेट्रोल भरवाया, डीजल भरवाया, तो उसकी जो रिसीविंग मिलती है हमें, वो हम साथ ले जा सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने कितने का पेट्रोल डलवाया। कोई अगर उसमें हमें गड़बड़ी लगती है तो उसको हम चेक करवा सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम इसको भी ले सकते हैं कि जैसे हम मान लीजिए कि एटीएम में गए, हमने अपना पैसा निकाला और वहाँ एक मशीन लगी रहती है, उसके साथ में कनेक्ट रहती है, जो हमारा ट्रांजेक्शन होगा उसकी रिसीविंग हमें पकड़ा देगी, ठीक है। अगर हमारा उसमें कोई झोल झाल रहता है या कोई समस्या हमें लगती है तो हम उसी रिसीविंग को लेके बैंक में जा सकते हैं और हमारा वहाँ से उसका निराकरण हो जाएगा समस्या का। इसी प्रकार से ये जो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल होता है, जो वीवीपैट का मशीन होती है, इसमें क्या होता है कि जैसे हमने वोट डाला, किस कैंडिडेट को डाला, हमने मशीन में बटन दबाया, मान लीजिए हमने एक्स को वोट डाल दिया, ठीक है, उसका चुनाव चिन्ह वाई है। तो अगर हम 10 सेकंड के बाद देखते हैं उसमें, तो उसमें एक पर्ची निकल के आती है जिसमें उसका चुनाव चिन्ह और नाम लिख के आता है कि आपने इसको वोट दे दिया। हम संतुष्टि से बाहर निकल आते। समस्या क्या होती है कि उसमें से हम वो पर्ची घर नहीं ले जा सकते हैं, वो निर्वाचन आयोग के पास ही रहेगी, जो वहाँ का पीठासीन अधिकारी रहेगा, उसी के साथ उसको पैक कर देगा और वो जाके गणना में शामिल हो जाएगी। सबसे बड़ा झोल खेला वहीं होता है। ये मानना है याचिकाकर्ताओं का, या वो याचिका किसने दायर की है इसके लिए, ये बहुत बड़े चर्चा का विषय है। उसका जो याचक है, जिन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय में इसकी याचिका दायर की है, उसका नाम एडीआर है। एडीआर बोले तो एशियन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये वही एडीआर है जिसने चुनावी बॉन्ड को याचिका दायर करके माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित करवा दिया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड चुनावी जो चंदा होता है उस पर बहुत अभी विवाद रहा है, विपक्ष के लिए एक मौका मिला, ठीक है। वही एडीआर है जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेके सुप्रीम कोर्ट गया, उसने वहाँ से उसको असंवैधानिक घोषित करवा लिया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर द्वारा। अब ये मामला यही एडीआर लेके गया है कि वीवीपैट और ईवीएम का जो झोल है, अगर वो लगता है, चूँकि राजनीतिक देश भावना के प्रति अगर कोई विपक्ष में है और सत्ता में, ये हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है कि क्या हमें लौटना चाहिए उसी बैलेट पेपर पर जिसमें चुनाव पहले होते रहे हैं। तो ये बात जब चूँकि बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे तो समय ज़्यादा लगते थे, कर्मचारी ज़्यादा लगते थे, लेकिन अब समय बदला है। तो क्या ये सही है कि नहीं है, इस पर चर्चा होगी कि क्यों ना हम अगर उसमें जो हम वोट डाल रहे हैं, ठीक है, हर मशीन का जो ईवीएम के साथ वीवीपैट जुड़ी हुई है उसका हम क्रॉस चेकिंग कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने वोट किसी को डाला, वोट किसी को चला गया है।
लेकिन हालांकि चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग इसकी खंडना करता है, कहीं भी इसकी पुष्टि नहीं करता कि ऐसी कोई गड़बड़ी होती है। लेकिन जो कि राजनीतिक पार्टियां हैं अपना अपना समस्या लेके हमेशा चुनाव आयोग की शिकायतें की है, निर्वाचन आयोग को की है, कोर्ट भी गए हैं। लेकिन अब जो मामला है, क्योंकि चूँकि अभी लोकसभा का चुनाव होना है, सब हर कोई जानता है इस विषय में कि लोकसभा का चुनाव सर पे है और 7 चरण में होने वाले इस चुनाव की पहली वोटिंग 19 अप्रैल को होने वाली है। 7 चरणों में होने वाले चुनाव की पहली वोटिंग 19 तारीख को है और ये सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई लगी है वो 16 तारीख को लगी है। ठीक है, 3 दिन पहले की तारीख लगी है। तो क्या कुछ होगा? तो जी नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है चुनाव में। अब समस्या ये है कि जो ADRS ने याचिका में जो कहा है कि इसको जो क्रॉस वोटिंग करवाई जाए वो सही है, उसको कोर्ट मानता है कि नहीं मानता, ये अभी ऑर्डर का विषय रहेगा। तुरंत सुनवाई होती है कि आगे की तारीख मिलती है, ये मामला हम भविष्य में जानेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हम क्यों ना अभी जो वर्तमान में चर्चा चल रही है कि जो इसकी चर्चा आई है, ये आई क्यों? क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख की सुनवाई लगी है, दूसरा कांग्रेस ने इसे अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो इस पर हम सुधार करेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। ये चीज़ें मैनिफेस्टो में, मैनिफेस्टो मतलब ये होता है चुनावी घोषणा पत्र जो होता है पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का, उसको मैनिफेस्टो बोलते हैं। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने इसको मेंशन किया हुआ है, इसलिए ये चर्चा में आ गया है। ठीक है, अब क्रॉस वोटिंग की बात आई है तो ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है चर्चा का विषय है। क्यों ना हम थोड़ा सा EVM के बारे में जान लें। तो EVM एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसकी शुरुआत हमारे देश में अगर कहा जाए तो 1982 में केरल के चुनाव से हुई थी। 2004 लोकसभा चुनाव के बाद भारत में प्रत्येक लोकसभा, विधानसभा, निकाय चुनाव में EVM का प्रयोग होने लगा। इसमें साधारण सी 6 वोल्ट की बैटरी लगती है। ये तथ्य इसके बारे में जो कह सकते हैं, एक EVM में 3480 वोट मतों का रिकॉर्ड किया जा सकता है और 64 उम्मीदवारों को अंकित किया जा सकता है। क्योंकि एक इकाई में 16 उम्मीदवारों को डाल सकते हैं। जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है, नाम रहता है, सीरियल नंबर रहता है, नाम रहता है, चिन्ह रहता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से 4 मशीनें जोड़ सकते हैं। 16 को मल्टीप्लाई करके 4 बाई तो 64 कैंडिडेटों को इसमें जोड़ा जा सकता है। अगर किसी लोकसभा में 64 से ज़्यादा अगर उम्मीदवार हैं तो उस स्थिति में क्या करेंगे? तो उस स्थिति में केवल एक ही विकल्प बचता है कि हम उसको मतपत्र के द्वारा ही वोटिंग वहाँ करवा दी जाती है। ठीक है, चूँकि इस तरह से ये 4 इकाई जुड़ गई और 64 से ज़्यादा मतपत्र का चुनाव करवाते हैं 2004 के बाद। इसके तथ्य हैं कि प्रत्येक मतलब लोकसभा आम चुनाव हो या विधानसभा के निकाय चुनाव हो, ग्राम पंचायत के चुनाव हो, सबका चुनाव EVM के द्वारा होने लगा है। लेकिन हम अब बात आती है VVPAT क्या है। VVPAT के विषय में हम अगर बात करें, थोड़ा सा चर्चा करें तो VVPAT जो है इसके विषय में हम ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। क्योंकि VVPAT मशीन की अवधारणा सर्वप्रथम 2010 में EVM आधारित एक मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, जो मतदान प्रक्रिया होती है उसमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक में सर्वसम्मति से फैसला किया गया और चुनाव आयोग ने इसके मतलब तुरंत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जुलाई 2011 में लद्दाख, तिरुवनंतपुरम और चेरापूंजी, पूर्वी दिल्ली, जैसलमेर, राजस्थान में इसका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया। हालांकि ये प्रयोग सफल रहा उस हिसाब से। ठीक है, जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें ट्रायल किया गया वो सफल रहा और सर्वदलीय बैठक हुई। इसके बाद निर्वाचन आयोग की एक समिति बनाई गई जिसने सर्वसम्मति से उसको स्वीकार कर लिया और इसको मंजूरी दे दी। इसके बाद VVPAT का पहली बार प्रयोग 2013 में नागालैंड के चुनाव में, नागालैंड की एक विधानसभा है नॉक्सेन, ठीक है, वहाँ पे सभी 24 बूथों पे किया गया, जो कि प्रयोग बहुत ही ज़्यादा सफल रहा। लोगों को संतुष्टि हुई, जो कि पहले ये सोचते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं हम वोट किसी को दे रहे हैं और कहीं वोट जा रहे हैं, तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने, भारत ने इसे चरणबद्ध तरीके से अपनाने का निर्णय लिया और जून 2017 के बाद इसको 100% पूरे देश में इलेक्शन पर इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, ये था जो मामला। और अभी इसको 16 तारीख को सुनवाई लगी है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि ADR की याचिका पर लगी है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि सुनवाई में क्या होता है। अभी थोड़ा मुझे ये था कि EVM और VVPAT के बारे में विवाद क्या है ये जानना जरूरी था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि प्रश्न है कि सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है।
क्योंकि भारत त्योहारों का ही देश कह सकते हैं, त्योहारों का देश भी कह सकते हैं। इसमें नाना प्रकार के त्यौहार हर समय हर महीने होते रहते हैं, क्योंकि विभिन्नताएं बहुत हैं। कभी हिंदुओं का त्यौहार, कभी मुस्लिमों का, कभी सिख का, कभी ईसाई का, मतलब किसी भी धर्म का हो, कोई ना कोई त्यौहार बना रहता है। सबसे ज़्यादा त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में ही होते हैं, ये हर कोई जानता है। तो चूँकि जो त्यौहार सरहुल त्यौहार मनाया जाता है वो झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। ये तथ्य ये बहुत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न मानता हूँ मैं करंट के हिसाब से। ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। वो ये क्यों मनाया जाता है, इसमें क्या होता है, तो पुरुष जो होते हैं वो ढोल नगाड़े बजाते हैं वगैरह, और महिला जो होती हैं वो नृत्य करती हैं। पुरुष भी नृत्य करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ढोल नगाड़े बजाना ही उनका मुख्य कार्य होता है। और ये त्यौहार प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति को बचाने का संदेश दिया जाता है इस त्यौहार में, इसलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत वहाँ की जनजाति द्वारा 1967 में की गई थी, ये तथ्य है। और हम अब इसके अलावा भारत के मुख्य त्यौहार जो अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कि भारत में त्योहारों का देश तो है ही, चूँकि मैंने अभी एक दिन गुड़ी पड़वा बताया था। गुड़ी पड़वा जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है, नवरात्रि के पहले दिन मनाया जाता है। बाचुआ और बिहू असम में मनाया जाता है। बाचुआ और बिहू, नोट कर लेना इस चीज़ को, बाचुआ और बिहू असम में मनाया जाता है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, वो ट्यूलिप त्यौहार भी महोत्सव भी मनाया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो। और गणगौर और पुष्कर राजस्थान में मनाया जाता है, इसको भी नोट कर लेना। ओणम विशु अल्पसी केरल में, ओणम विशु अल्पसी केरल में, और कंबाला कर्नाटक में। ये अपने दक्षिण भारत के कुछ त्यौहार हो गए। उत्तरायण और रण महोत्सव, उत्तरायण और रण महोत्सव जो कि गुजरात में मनाए जाते हैं। हॉर्नबिल, सबने सुना होगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। पोंगल जल्लीकुट्टू और पोंगल जल्लीकुट्टू त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। और हेमस जो कि लद्दाख का प्रमुख त्यौहार है। ये राज्यों के त्यौहार हो गए, हमने इस पर चर्चा कर ली। दोनों प्रश्न ये हमारे हो चुके हैं। अब बात करते हैं हुरन ग्लोबल इंडेक्स 2024। चूँकि इंडेक्स 2024 का मध्य आने वाला है, तो इंडेक्स भी अब जारी होने लगे। कुछ प्रमुख इंडेक्स जो जारी हुए अभी तक उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो क्या है हुरन ग्लोबल इंडेक्स 2024, इसकी चर्चा करें तो ये चूँकि स्टार्टअप से संबंधित है। जैसे स्टार्टअप का मतलब ये है कि जैसे किसी देश में कितने स्टार्टअप हैं, जो इसकी एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि स्टार्टअप हुरन इंडेक्स की जो अगर करेंगे तो स्टार्टअप किसको माना जाएगा, ठीक है। जो जिसकी ग्रोथ है, मान लीजिए 1 बिलियन से लेके 1 बिलियन या 8200 करोड़ अगर किसी स्टार्टअप की ग्रोथ है, तो उसको हम स्टार्टअप में गिनती कर लेंगे। तो जो हुरन ग्लोबल इंडेक्स 2024 है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है और पहला स्थान कौन सा है, इसकी चर्चा हम करेंगे। कि 1 बिलियन होना चाहिए या 8200 करोड़, अगर रुपए में उसकी गिनती करें तो 8200 करोड़ इसके स्टार्टअप का मानक तय किया गया है। अब हुरन ग्लोबल इंडेक्स इसी से संबंधित है। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान तीसरा है। और सबसे पहले नंबर पर कौन है, तो अमेरिका है, जिसमें 703 स्टार्टअप हैं। दूसरे नंबर पर चाइना है, जिसमें 340 स्टार्टअप अभी वर्तमान की स्थिति में इंडेक्स ने बताया है। और इसके अलावा भारत में कितने हैं, तो भारत में कुल अभी वर्तमान 2024 का जो इंडेक्स आया, इसमें 67 स्टार्टअप बताए गए हैं। और 2022-23 की बात करें तो उसमें 68 थे, लेकिन एक कम गया है, ठीक है, एक कम हो गया है। तो 67 स्टार्टअप बचे हैं जो कि इंडेक्स में गिनती की गई है। और इसके अलावा अगर बात करें, पहला अमेरिका का हो गया, दूसरा चाइना का हो गया, तीसरा भारत का हो गया, तो चौथा कौन है, तो चौथा यूके है, ठीक है। ये क्रम हो गया। अगर क्रम भी आता है परीक्षा में तो भी आप बता सकते हैं, भारत का स्थान पूछा जाता है, प्रथम पूछा जाता है, तो हुरन इंडेक्स के मामले में, स्टार्टअप के मामले में आप बता सकते हैं। अब जो यूनिकॉर्न होते हैं, स्टार्टअप होते हैं, उसकी संपत्ति की हिसाब से इसका लेखा जोखा किया जाता है। अब बात करते हैं कि लोकतंत्र सूचकांक, लोकतंत्र सूचकांक 2024 है। इसमें भारत का कौन सा स्थान है, ये एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। तो लोकतंत्र सूचकांक जो 2024 जारी हुआ है, उसमें भारत का स्थान 41वां है और पहला स्थान नॉर्वे को दिया गया है। नॉर्वे वही जो बाल्टिक कंट्री है,
उसमें से नॉर्वे को पहला स्थान दिया गया है। और मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, ये भी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। मानव विकास सूचकांक में नोट करते जाना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचकांक है जो हर परीक्षा में वनडे एग्जाम की दृष्टि से देख लो या किसी भी एग्जाम की दृष्टि से देख लो, इसके सूचकांक में से एक न एक प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां 134 है। पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है, स्विट्जरलैंड को मिला है। और पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान 66 है और पहला स्थान यूएई को मिला है। ये हमने इंडेक्स के बारे में चर्चा कर ली, जो कि तीसरा प्रश्न हमारा पूरा होता है। अब बात करते हैं जल जीवन मिशन की, जो कि हर घर तक जल पहुंचाने में देश का पहला जिला कौन सा बना है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल के द्वारा जल पहुंचाने वाला जो कि स्टार्टअप शुरू हुआ था भारत सरकार का 2019 में। तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि ये वर्तमान का विषय है। तो इसका जो पहुंचाने वाला पहला जिला कौन सा बना है, पानी जल पहुंचाने वाला, तो इसकी बात करें तो ये तमिलनाडु का नीलगिरी है। नीलगिरी की पहाड़ी आपने पढ़ी होगी, नीलगिरी जिला है तमिलनाडु में, वो पहले स्थान पर रहा है हर घर तक जल पहुंचाने के लिए। और अगर दूसरे की बात करें तो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि नीलगिरी ने 81.48% को घर तक जल पहुंचा दिया है। और अगर बात करें दूसरे नंबर की, तो वो हमारा प्यारा सा छोटा सा छुटंकू सा जिला है उत्तर प्रदेश का, जो कि एमपी यूपी के बॉर्डर पर बुंदेलखंड में आता है, महोबा। इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया, हमें गर्व होता है इस बात का, लेकिन वास्तविकता इससे परे है, दूर है थोड़ा सा। मैंने देखा है ज़मीनी स्तर पर, क्योंकि सड़कें एकदम खुदी हुई हैं तभी से, जब से ये पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ है। बरसात में इतनी दिक्कत होती है कि वाहन वाले जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, टू व्हीलर वगैरह चलाते हैं, तो ये गिरते ही रहते हैं, निकलने में बहुत समस्या होती है, क्योंकि सड़कें उसी प्रकार से खोद के वो डाल गए हैं। आज तक ना तो कोई ठीक प्रकार से पानी आता है, ना ही उस सड़कों का सुचारू रूप से कोई निराकरण निकल पाया है कि अभी तक कोई निराकरण निकल आया है कि इनकी सुधार की जाए। बढ़िया शीशी डली हुई थी गाँव में, मैंने देखा है। मैं ज़मीनी स्तर की बात कर रहा हूँ, ना ही कोई अपने जो जनप्रतिनिधि होते हैं इन पर उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, ना कोई सुनना चाहते हैं। लेकिन ये चर्चा का विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आपने स्टार्टअप सही शुरू किया है जल जीवन मिशन का, बहुत अच्छा है। लेकिन जो सड़कें खोदी गई हैं, 3-3 4-4 साल हो गए उनको खोदे हुए, तो उनको सही करने का काम भी किया जाए, क्योंकि बहुत समस्या होती है। गांव में कीचड़ काचड़ तमाम होते हैं, मच्छर वगैरह वहाँ ठहर जाते हैं, नाली का पानी निकल ही नहीं पाता, निकासी ही नहीं है। ठीक है, तो नाना प्रकार की बीमारियाँ, मलेरिया वगैरह, डेंगू वगैरह बहुत तेज़ी से फैल रहा है, गर्मियों का मौसम है। ठीक है, अब ये महोबा जिला जो कि दूसरे नंबर पे आया है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसने 80.84% का मामला दर्ज किया है कि इतने घर तक जल इसने 100% में से पहुंचा दिया है। चूँकि महोबा जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है। छोटा सा जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जनसंख्या में इसको बोला जाता है। जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई, 2019 में। मंत्रालय कौन सा, जल शक्ति मंत्रालय इसके लिए क्रियान्वयन करता है, और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लिए ये क्रियान्वयन करता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो घरों तक स्वच्छ जल पहुंचाना इसका उद्देश्य है, जो कि भारत सरकार की पहल है, बहुत ही अच्छी पहल है। काम भी हो रहा है, लेकिन तेज़ी से थोड़ा और काम हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आज का ही दिन है, 12 अप्रैल। ठीक है, इसको नोट कर लेना। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। क्योंकि 12 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, तथ्य ये, तो अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति थे जो यूरी गागरिन, रशिया के, तो ये 12 अप्रैल को ही अंतरिक्ष में पहुँचे थे। 12 अप्रैल 1961 का वो दिन था, यूरी गागरिन जी वहाँ अंतरिक्ष में पहुँचे, इसलिए 12 अप्रैल को ही अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये तथ्य, जो सबसे पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में पहुंचे थे, रशिया की यूरी गागरिन, नोट कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, जो उस समय पे यूएसएसआर हुआ करता था, अब वर्तमान में जिसका नाम रूस है। वो कोल्ड वार के बाद 15 देशों में टूटा था, ये हर कोई जानता है। इसके अलावा अंतरिक्ष में वो कितने मिनट तक रहे थे, ये भी तथ्य जानने वाली बात है। तो 108 मिनट तक वो अंतरिक्ष में रहे थे यूरी गागरिन जी। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु कौन था, तो वो कुत्ता था जिसका नाम लाइका था।
ये नोट कर लेना। और पहला देश जो अंतरिक्ष में पहुंचा, स्वाभाविक है जब यूरी गागरिन रूस के गए थे तो रूसी पहुंचा होगा, तो इसका आंसर रूसी है। और भारत का अगर पहली उपग्रह की बात करें कि पहला भारत का उपग्रह कौन था, तो आर्यभट्ट था, ये भी नोट कर लेना। और चंद्रमा पर पहली बार कब कदम रखा गया और किसने रखा, तो नील आर्मस्ट्रांग थे, और ये 1969 में इन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग के साथ एक व्यक्ति और थे, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने चंद्रमा पर यात्रा की थी। और इसी के साथ मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सेशन को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी आपके विचार हों तो वो कमेंट बॉक्स में आके व्यक्त जरूर करें। मैं इसी के साथ सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।